नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेयसर में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, आई होप एक दो क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, खास करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करें तो आज हम लोग जम्मू कश्मीर का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को किया गया है, जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया, उसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या थी उसकी पृष्ठभूमि और कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या प्रावधान थे, पूर्व में जम्मू कश्मीर क्या था, उस सारी पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए वन बाय वन हम लोग आगे चलेंगे और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे जिन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में ले लिया गया, पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया। चूंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके चलते भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, जिसे हम अनुच्छेद 370 के रूप में आगे अध्ययन करेंगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों हम चलें। आपको पता है कि भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था और ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक आया जिसे कहा गया भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। उस स्वतंत्रता विधेयक के समय भारत की स्थिति क्या थी, तो उसको अगर हम सीधी भाषा में समझना चाहें तो 3 प्रकार के भारत थे उस समय, अर्थात भारत को 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक तो देसी रियासतें थी और दूसरा एक मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया देश पाकिस्तान था और तीसरा जो भारत हम कह सकते हैं वो हमारा वर्तमान भारत था, जहां पे प्रधानमंत्री आपके बनने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न ये था कि एक स्वतंत्रता विधेयक के द्वारा, माउंटबेटन की घोषणा के द्वारा एक बहुत बड़ा उद्गार फूटा। चूंकि अभी ये निर्धारित नहीं हो पा रहा था कि 2 देश स्वतंत्र हो रहे हैं या 565 देश स्वतंत्र हो रहे हैं या कोई एक देश स्वतंत्र हो रहा है। जिस समय ये घोषणा हुई उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थीं। इन्हें 2 प्रावधान दिए गए कि या तो आप भारत या पाकिस्तान में से किसी से मिल जाएं, इंडिया और पाकिस्तान। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो भारत के साथ अपने आप को विलित कर लें और चाहें तो पाकिस्तान के साथ। दूसरा जो प्रावधान था, आप चाहें तो फ्रीडम रह सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। तो अगर हम एक ओवरव्यू लें तो एक पक्ष ये 565 रियासतों का था, एक इंडिया का था और एक पाकिस्तान का था। अर्थात उस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो तत्कालिक राजनेता या जो भी हमारे नेतृत्वकर्ता थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे इन 565 रियासतों को एक सूत्र में बांध के भारत के साथ लाया जाए। इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्य को करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया आगे चलकर, जिसका नाम रखा गया रियासत मंत्रालय। रियासत मंत्रालय। और रियासत मंत्रालय के जो प्रमुख बने वो बने आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पे गौर करने वाली बात होगी कि वीपी मेनन एक बंदे थे, वीपी मेनन। वीपी मेनन जो पहले माउंटबेटन के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी कि स्वतंत्रता के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिक्वेस्ट करने पर ही वीपी मेनन ने इस रियासत मंत्रालय के सचिव के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया उनका योगदान रहा। उसको आगे हम लोग देखेंगे। अब बात ये थी कि एक देश भारत स्वतंत्र हो रहा था और एक देश पाकिस्तान स्वतंत्र हो रहा था और 565 रियासतें स्वतंत्र हो रही थी, जिन्हें या तो भारत के साथ आना था या तो पाकिस्तान के साथ आना था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक ऐसा क्वेश्चन पेपर था जिसमें 565 क्वेश्चन थे और इन सभी को सॉल्व करना कंपलसरी था। किसी एक भी प्रश्न को हम छोड़ नहीं सकते थे जो तत्कालिक स्थितियां कह रही थी। वल्लभ भाई पटेल ने 563 क्वेश्चन 562 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन 3 क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा टिपिकल रहे, जिनकी स्थिति को क्रमवार आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कौन से वो 3 क्वेश्चन थे जो दिक्कत की है, आज उन्हीं पे हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। देखते हैं जरा कौन से वो प्रश्न थे 3।
एक प्रश्न इनके पेपर में कठिन आया था जूनागढ़, दूसरा जो कठिन प्रश्न आया था वो आया था हैदराबाद का, और तीसरा जो प्रश्न आया था वो आया था आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 प्रश्न थे जो इनके पेपर में टफ थे, अर्थात बाकी जो 562 थे वो तो बहुत वेरी इजी। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, विलय पत्र, जिसपे आगे हम लोग बात करेंगे, उसका कॉपी भी साथ में लेके आए हैं हम कि क्या था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और उसमें बस जो फॉर्मेट जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का था वो एक ही टाइप हुआ था, बस केवल उसमें नाम छोड़ दिए गए थे राजाओं के, और हस्ताक्षर की तिथि और हस्ताक्षर की जगह नाम। बाकी पूरा फॉर्मेट एक है। ऐसा कहते हैं कि वो एक प्रति बनाई गई थी और बाकी उसी की प्रतियां निकाल ली गई थी, अर्थात हर जगह के लिए अलग अलग कोई चीजें नहीं की गई। तो ये जो विलय पत्र था क्या था, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना, ये था आपका विलय पत्र। विलय पत्र में प्रमुख रूप से 3 चीजें जो थी वो भारत सरकार के द्वारा मांगी गई थी कि आप, चूंकि आप रजवाड़े थे, आप रियासत थे, तो आपके किसी प्रकार के भौकाल को हम नहीं कम करेंगे। जैसा आपका भौकाल है वो आपका जारी रहेगा, आप राजा भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, प्रीवी पर्स मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन 3 चीजें जो है वो भारत सरकार के अंडर में आपकी चली जाएंगी। कौन कौन सी 3 चीजें थी? सबसे पहला बिंदु था सुरक्षा, अर्थात डिफेंस हमारे पास होगा। दूसरा विदेश, अर्थात फॉरेन पॉलिसी हमारे पास होगी। और तीसरा था आपका संचार। ठीक है ना। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया था, बाकी स्टेट्स के लिए, बाकी रियासतों के लिए अलग आया था। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाकी रियासतों के लिए था, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वही विलय पत्र आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी था। सब कुछ वैसा था, कुछ भी उसमें अलग नहीं था, है ना। तो विलय पत्र में प्रमुख रूप से ये 3 बातें थी कि आप ये 3 भारत सरकार को सौंप दीजिए, बाकी सब कुछ आपका जैसा था वैसे ही रजवाड़ा बरकरार रहेगा। सारे लोगों ने मान लिया, कुछ आसानी से मान गए, कुछ नहीं माने। तो उनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जाके बात करते थे कि देखो भाई, ये गाजर है, डंडा है, मतलब ये विलय पत्र है, आपको इसमें हस्ताक्षर करना है। वो सपोज राजा कह दिया कि हम नहीं करें, तो वो कह देते थे कि बॉर्डर पे मेरी सेना खड़ी है, अगर 10 मिनट में मैं बाहर नहीं गया तो सेना अंदर आ जाएगी और फिर आपको साइन करनी ही पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि आप आराम से साइन कर दें। तो वो खुद ही कह देते थे कि अरे भैया, आपका मजाक भी नहीं कर सकते, क्या लाओ बताओ कहाँ सिग्नेचर करनी है, तो वो साइन कर देते थे। तो 562 प्रश्न तो ऐसे साल हो गए, लेकिन इन 3 कंडीशंस में थोड़ा सा चीजें अलग हुई। इन तीनों को क्रमवार आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, है ना, जो जूनागढ़ था, यहाँ के राजा उस समय थे आपके महावत खां। महावत खां। जूनागढ़ की कंडीशन ये थी कि यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो कैसी थी? हिंदू थी। तो जो जनता थी वो चाह रही थी किसके साथ आना? भारत के साथ आना। क्यों चाह रही थी, कैसे हम इतना क्लियरली बोल रहे हैं, तभी आगे आपको उसका फैक्ट देंगे। तो जनता चाह रही थी कि हम भारत के साथ आ जाएं, लेकिन जो महावत खान थे, इन्होंने 15 सितंबर 1947 को विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिया। किसके विलय पत्र पे? पाकिस्तान के विलय पत्र पे, कि हम अपने आप को पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल को पता चला, सरदार पटेल को, उन्होंने कहा हम नहीं मानते विलय पत्र, ये फर्जी है, हम इस प्रकार के किसी भी विलय पत्र को नहीं मानते। अब चूंकि जूनागढ़ जो रियासत थी गुजरात में सौराष्ट्र के आसपास वाला क्षेत्र है, तो महावत खान को डर था कि कहीं ऐसा ना हो वहां पे कोई सैन्य अभियान हो और हमें मार दिया जाए या हमें बंदी बना लिया जाए, उसके बाद जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाए। तो महावत खान जो थे वो पाकिस्तान चले गए। महावत खान चले गए आपके पाकिस्तान। जब महावत खान पाकिस्तान चले गए तो इनके जो वजीर थे, या कह सकते हैं इनके जो प्रमुख मंत्री थे, वो थे आपके उस समय शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो, ये कौन से शहनवाज भुट्टो हैं? तो ये जुल्फिकार भुट्टो के पिता हैं।
बेनजीर भुट्टो के दादा हैं और बिलावल भुट्टो के मम्मी के पापा हैं। ठीक है ना। शहनवाज भुट्टो के बेटे हुए जुल्फिकार भुट्टो की बेटी हुई कौन, बेनजीर भुट्टो, और इनके बेटे हुए बिलावल भुट्टो, है ना। तो ये जो शहनवाज भुट्टो थे ये इस समय कहां थे, जूनागढ़ रियासत में मुख्यमंत्री के रूप में या कह सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे काम कर रहे थे। शहनवाज भुट्टो की मंशा थी कि हम भारत के साथ मिले, तो इन्होंने कहा कि भाई हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो यहां पे करवाया गया प्लेटिसाइड, जनमत संग्रह, और जब प्लेटिसाइड हुआ तो जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे। 99% जनता ने वोट किया कि हम भारत के साथ जाएंगे और 1% जनता ने वोट किया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। रिजल्ट सबके सामने थे और इस प्रकार से जूनागढ़ जो था वो हमारे भारत में मिल गया। तो एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब 563 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 2 बचे हैं, एक बचा है हैदराबाद, एक बचा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, अब देखिए एक चीज थोड़ा सा और याद रखिएगा कि फ्रांस और पुर्तगाली 2 कब्जे और थे, यनम, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और चंद्रनगर। ये 5 क्षेत्र ऐसे थे जो फ्रांस के कब्जे में थे। तो यहाँ तो फ्रांस चूंकि अच्छा वो था, फ्रांस ने कहा कि हम जनमत संग्रह कराते हैं। फ्रांस ने सोचा कि लोग भारत के साथ थोड़ी जाएंगे, फ्रांस की अच्छी छवि उसके साथ जाएंगे, लेकिन जब वहां जनमत संग्रह हुआ तो रिजल्ट एकदम विपरीत हो गया। पूरी जनता जो थी वो भारत के पक्ष में वोट कर दी। तो जब भारत के पक्ष में वोट कर दी तो फ्रांस ने समझ लिया कि 2 जगह करा लियो, बेइज्जती कराने की आवश्यकता नहीं है, बाकी की जगह इनको ऐसे ही दे दो। तो वो 5 क्षेत्र यनम, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और चंद्रनगर भारत में मिल गए। तो फ्रांस वाली समस्या इस तरह से सॉल्व हो गई। अब जो पुर्तगालियों वाली समस्या थी, गोवा वाली समस्या, तो इसमें तो उनको आपदस्थ कर दिया गया, उनको बिल्कुल आपदस्थ कर दिया गया। हुआ क्या था कि दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा, ये इतना क्षेत्र था आपके पुर्तगालियों के कब्जे में। तो इनसे कहा गया भाई छोड़ दो, भारत में आ जाओ, भारत को दे दो, कोई मतलब है नहीं, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन इनको नहीं अच्छा लगा। तो दमन और द्वीप 2 अलग अलग द्वीप हैं, उनको मिला के दमन द्वीप बोला जाता है। भारत ने कह दिया कि हम दमन और द्वीप आपको आने जाने नहीं देंगे, क्योंकि बीच में जो समुद्र है वो हमारा है, वहां भारत लगता है। इधर पुर्तगाल लगता है, इधर पुर्तगाल लगता है, लेकिन बीच में भारत लगता है। तो ना तो आप हमारा एयर स्पेस यूज कर सकते हो, हवाई मार्ग, और ना तो हम अपना जल मार्ग यूज करने देंगे। अब रहो, कैसे रहोगे। इसी प्रकार इधर से इधर जोड़ने के लिए भी सेम कंडीशन थी। तो फाइनली उनको भी आपदस्थ कर दिया गया। ये चले गए यूएन सुरक्षा परिषद के पास कि देखो भाई हमको जीने नहीं दे रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है ना। तब तक जब तक यूएन का रेजोल्यूशन आया तब तक गोवा धूमधाम से भारत में मिल चुका था। जब यूएन का रेजोल्यूशन आया इतने दिन बाद, और उसमें भी यूएन ने कहा हाँ भाई ठीक बात तो है, हवाई मार्ग भी उनका है, जल मार्ग भी उनका है, तो आपको क्यों आने जाने देंगे। तो यूएन का जो फैसला आया वो भारत के पक्ष में आया, और इस प्रकार से ये क्षेत्र भी भारत में पूरी तरह से आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ इसके आगे के क्रम में देखिए, लक्षद्वीप की घटना तो बहुत ही आनंददायी है। वहां पे हम 30 मिनट जल्दी पहुंच गए, इसलिए लक्षद्वीप भारत में है। 30 मिनट लेट हो जाते तो हो सकता है लक्षद्वीप पाकिस्तान के पास होता। चूंकि वहां की जो रहने वाली जो जनजाति थी, जो ट्राइबल्स थे, वो मोस्टली मुस्लिम थे, तो नेहरू जी ने तुरंत दिमाग लगाया, पटेल जी ने, कि भाई पाकिस्तान तुरंत दिमाग लगाएगा कि वहां मुस्लिम रहते हैं, जाके कब्जा रख लें। तो क्या हुआ, भारतीय सेना गई, वहां पे झंडा गाड़ दिया। अब वहां के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको कुछ भी नहीं पता, उनको ना भारत पता ना पाकिस्तान पता है। तो उन्होंने झंडा गाड़ा, तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या, तो बोले कि अब आज से तुम भारत हो। तो कहें नहीं, हम तो पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं। तो कहें नहीं, अब आज से तुम्हारा जो क्षेत्र है वो भारत में। कहें नहीं, वो तो पहले से यही था, जहां था वही है। तो उनको समझाना थोड़ा सा कठिन था। अगर वहां पे पाकिस्तान भी आ जाता, फिर जनमत संग्रह होना होता, तो उनको 3 चीज समझानी पड़ती। पहले तो भारत क्या है, फिर पाकिस्तान क्या है, फिर जनमत संग्रह क्या है। तो कंडीशन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती। तो वहां पे तो हम 30 मिनट पहले पहुंचे, भारतीय सेना गई, झंडा गाड़ दिया, तुरंत उधर से 30 मिनट बाद पाकिस्तानी सेना आई, उसने देखा भारत का झंडा गड़ा है, वो अपने आप वापस चली गई। उसने कहा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने का, है ना। तो ये इस तरह से आपका लक्षद्वीप वाला बहुत ही हास्यास्पद किस्सा रहा कि हम 30 मिनट पहले पहुंचे और वो आज भारत में है ना। अब दूसरी कंडीशन थी जो वो हैदराबाद वाली थी, जो कठिन प्रश्न अगला था। यहाँ पे हैदराबाद को में देखिए कंडीशन क्या थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए इनको बोला गया, लेकिन
ये रेडी नहीं हुए। इनको ये था कि नहीं, हम अपनी सेना रखेंगे, हम अपना रजवाड़ा भी रखेंगे, हम सब कुछ रखेंगे, जैसे राजा थे वैसे रहेंगे, नवाब जैसे थे हैदराबाद के वैसे ही रहेंगे। इनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया जिसे कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है कि जितने समय के लिए हमने ये एग्रीमेंट किया है यथावत स्थितियां जारी रखी जाएंगी। तो 1 साल के लिए हमने इनसे आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। अब जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया तो थोड़ा सा टाइम मिल गया भारत सरकार को भी, भारत के लोगों को भी टाइम मिल गया कि आराम से इसके विषय में हम सोच सकते हैं। 1 साल तक यथास्थिति रहेगी, ना हम हमला करेंगे, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब मेन जो बात स्टार्ट होती है वो आपकी आती है जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो इसमें देखिए घटना क्या हुई थी उसको समझते हैं। 20 अक्टूबर 1947 ये वो दिन है। अब चूंकि यहां पे क्या हुआ था कि हरि सिंह थे राजा, कश्मीर में राजा थे, जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा हरि सिंह। इनके प्रधानमंत्री थे मेहरचंद्र महाजन, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने आगे चलकर, तो वहां पे वो टॉपिक आपका आता है। तो ये मेहरचंद्र महाजन जो थे वो प्रधानमंत्री थे। 20 अक्टूबर 1947 को, अब चूंकि पाकिस्तान चाह रहा था जम्मू कश्मीर उनके पास आ जाए, है ना, और भारत की भी कहीं ना कहीं मंशा थी कि वो कश्मीर भारत के पास आ जाए। जून में हरि सिंह के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की एक मीटिंग हुई थी। तो माउंटबेटन ने इतना जरूर बताया था हरि सिंह को कि यदि आप पाकिस्तान के साथ जाते हो तो भारत की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर आप भारत के साथ आते हो तो पाकिस्तान आपत्ति भी करेगा, यथासंभव वो हमला भी कर सकता है या कोई और दूसरा गलत एक्शन ले सकता है। ये बात बेटन के द्वारा कही गई, लेकिन हरि सिंह को अभी भी कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ, माउंटबेटन ने एक बात ये कहा कि अगर पाकिस्तान झगड़ा करेगा तो उसको भारत मैनेज कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी उसके पास है, वो चीजें समझी जा सकती है। लेकिन अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दें तो, है ना। 20 अक्टूबर 1947 को वजीरिस्तान एक जगह पड़ती है, वजीरिस्तान के जो ट्राइबल्स थे, जो कबीलाई मुस्लिम थे, उनकी एक सेना गठित की गई। और कहते हैं कि आंकड़ा 10,000 था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा थे उसमें। एक ट्राइबल्स मुस्लिम की सेना गठित की गई और ये कश्मीर पे अटैक करने के लिए कश्मीर की तरफ बढ़ने लगी, ये ट्राइबल्स मुस्लिम की सेना। और इसमें जो पाकिस्तानी सेना के लोग थे वो भी गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से इसमें सम्मिलित थे, मतलब पूरी तरह से उनका सपोर्ट था। अब चूंकि जिन्ना का तो पूरा मिशन ही था, जाना है कश्मीर पर अटैक करना है, कश्मीर को अपदस्थ करके पाकिस्तान में मिला लेना है। हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए रेडी नहीं थे कि ना हम आपको संचार देंगे, ना हम आपको सुरक्षा देंगे, ना आपको हम फॉरेन पॉलिसी देंगे, विदेश नीति, हम कुछ भी नहीं देंगे, हम जैसे हैं हम स्वतंत्र ही रहेंगे। हालांकि वीपी मेनन ने बार बार उनको समझाया कि जब 2 राष्ट्र आपस में प्रतिद्वंदी हों और उनके बीच में आप स्वतंत्र, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके आगे अच्छे परिणाम होने वाले हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। फाइनली ये 22 अक्टूबर अर्थात 2 दिन बाद ये जो ट्राइबल्स की जो सेना थी ये मुजफ्फराबाद पहुंच गई, मुजफ्फराबाद पहुंच गई। यहां से श्रीनगर की दूरी मात्र 150 किलोमीटर, मतलब ये सेना वहां जाती और जाने के बाद जो है श्रीनगर पर अटैक करती, आपदस्थ करती और वो फिर पाकिस्तान का हो जाना था। ये कंडीशन बनी। अभी इनके जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, हरि सिंह के ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह। हरि सिंह ने बुलाया, बोले हमको युद्ध करना है। तो उन्होंने कहा देखिए युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा आप सक्षम नहीं है। उसका कारण यह है कि आपकी सेना में बहुतायत लोग मुस्लिम हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसा कोई लालच दे कि हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, तो उसकी वजह से आपकी सेना के ही लोग विद्रोह करके दुश्मन की सेना में शामिल हो जाएं, तब हमारे लिए लड़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। ये सब कहानी चल ही रही थी कि ये सेना अब उरी पहुंच गई। उरी, जहां से श्रीनगर की दूरी केवल कितनी बचती है, अप्रोक्सीमेटली 90 या 100 किलोमीटर।
अब स्थितियां इनके लिए गंभीर हो चुकी थी। हरि सिंह ने राजेंद्र सिंह को ऑर्डर दिया कि किसी भी तरह इस सेना को यहाँ पे रोका जाए, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। उरी को बारामूला से जोड़ने वाला एकमात्र पुल था, यदि उसे तोड़ दिया जाए तो आप उरी से बारामूला नहीं जा सकते थे तब के टाइम पे। राजेंद्र सिंह गए और कहते हैं कि राजेंद्र सिंह गए और खुद गए, लेकिन भारत को 2 दिन दिला गए, जिसकी वजह से कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। राजेंद्र सिंह गए और इस पुल को तोड़वा दिया, जिससे सेना उरी क्रॉस करके बारामूला ना पहुंच पाए, और इस अभियान में ही राजेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन उसका ये लाभ हुआ, ये परिणाम हुआ उसका कि ये 2 दिन दिला गए कश्मीर को। 2 दिन लग गया इनको यहां से यहां तक क्रॉस करने में, चूंकि पुल टूट गया था, एकमात्र वो संपर्क का साधन था, तो 2 दिन इनको लग गए सेना को यहां बारामूला आने में। फाइनली लगभग 25 अक्टूबर के आसपास जो सेना थी इनकी ट्राइबल्स की, ये पहुंच चुकी थी बारामूला। और बारामूला आते आते ये सेना इतनी हिंसक हो गई, इतनी हिंसक हो गई कि आप अगर बारामूला के लोगों से पूछेंगे तो लोग बताते हैं कि वहां की जनसंख्या 1/3 भी नहीं बची है वर्तमान समय में। उस समय बाकी लोग इसमें मार दिए गए। इस सेना के जो इतना भयंकर ये ट्राइबल्स उग्रवादी हो गए थे, इतना ज्यादा आतंकित हो गए थे, लाखों हजारों महिलाओं का, जितनी वहां पे नर्सेस थी, जितनी मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा, सबके रेप हुए। एक तरफ से रेप किया इन लोगों ने, गैंग रेप किए, है ना, और मारा पीटा लूटा, मतलब जो जितना ये आतंक मचा सकते थे, ये कार्यक्रम बारामूला ने इन्होंने शुरू कर दिया। ये समाचार हरि सिंह को मिल रहे थे बैठे बैठे श्रीनगर में। अब हरि सिंह का धीरे धीरे मामला गड़बड़ हो रहा था कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसी समय वीपी मेनन मिलने जाते हैं मेहरचंद महाजन से। वीपी मेनन जो अभी हमने आपको बताया रियासत मंत्रालय के सचिव के रूप में काम कर रहे थे, तो वीपी मेनन मिलने गए मेहरचंद महाजन से, और इन्होंने कहा कि यदि आप भारत को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को मान लेते हैं तो भारत आपकी मदद कर सकता है और मदद करेगा, और यथासंभव जो भी प्रयास है वो हम करेंगे, और पाकिस्तान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेहरचंद महाजन ने कहा कि ठीक है, कल आपकी मुलाकात हरि सिंह से होगी। अगला दिन हुआ, वीपी मेनन आए मीटिंग के लिए, तो हरि सिंह नहीं आए, और इनकी एक खास आदत थी कि ये इनको जब नहीं आना होता था तो ये अपना एक पत्र भिजवाते थे, उसमें लिख देते थे कि पेट दर्द हो रहा है। इनको नहीं पता था कि ये पेट का दर्द आगे सर का दर्द बन जाएगा। इन्होंने कह दिया भाई पेट दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, कहानी खत्म हो गई। अब बारामूला सेना पहुंच चुकी थी। बारामूला से दूरी 50 किलोमीटर ओनली श्रीनगर की, बारामूला से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर था। कंडीशन बिगड़ती चली जा रही थी। फाइनली 25 अक्टूबर की शाम तक या 26 अक्टूबर के मिड ऑफ द डे तक जो ये ट्राइबल्स की सेना थी, इसने श्रीनगर को पूरी तरह से घेर लिया, और अगले दिन यथासंभव सुबह अटैक होना था। मेहरचंद्र महाजन का मैसेज गया वीपी मेनन के पास, वीपी मेनन गए, और इस समय हरि सिंह ने क्या किया था कि जितनी कार जीप वीप थी उनको लेके ये चले गए थे जम्मू, क्योंकि ये समझ गए थे यहाँ रुके तो कहानी खत्म हो जाएगी, तो ये चले आए जम्मू। वीपी मेनन गए थे मेहरचंद महाजन के पास बात करने, तो मेहरचंद महाजन ने बताया कि ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए रेडी है, बात हो जाएगी। फाइनली इन दोनों को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ा। एक टूटी फूटी कार बची थी, उससे किसी तरह एयरपोर्ट आया और ये पहुंचे दिल्ली। दिल्ली से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेके पहुंचे जम्मू हरि सिंह के पास, और हरि सिंह ने फिर उस पर सिग्नेचर किए। वीपी मेनन, मेहरचंद्र महाजन वापस दिल्ली आए फ्लाइट से। अब दिल्ली में यहाँ बैठक हो रही है माउंट बैटन की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, सब लोग बैठे हैं। अब इधर जो हरि सिंह थे वो जब रात में उधर सोते हैं तो वो अपनी पिस्तौल निकालते हैं और अपने एडीसी को देते हैं। इतिहास में ये बहुत ही प्रचलित कथन है। अपनी पिस्तौल निकाली, अपने एडीसी को दिया और कहा कि अगर कल सुबह तुमको भारतीय सेना के विमान श्रीनगर पे ना सुनाई पड़े, ना उतरें, तो हमें जगाना मत, गोली मार देना। ऐसा कह के अपनी पिस्तौल एडीसी को देके हरि सिंह सो गए। इधर जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया था, अब माउंट बेटन के जब उसमें सिग्नेचर होने थे तब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरा होना था।
ये प्रक्रिया होते होते रात का 12 बज चुका था, मीटिंग चल रही थी। माउंटबेटन कह रहे थे कि देखो ये अभी अभी आप स्वतंत्र हुए हो, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये यूएन ने खारिज कर दिया या कहीं तरह से ये बात आई कि आपने जबरदस्ती किसी की मजबूरी का फायदा उठा के आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया है, तो अंतरराष्ट्रीय युद्ध का मामला हो सकता है, भारत की छवि खराब हो सकती है। अभी अभी हम लोग साम्राज्यवाद से बाहर आए हैं और पता लगा कि हम खुद ही साम्राज्यवादी बन गए, दूसरों पे को जबरदस्ती शासन करने लगे। तो पटेल ने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध करना है और करना है। तो जो सेना के प्रमुख थे उन्होंने समझाया कि अभी अभी हम स्वतंत्र हुए हैं, रिसोर्सेस कम है हमारे पास, ये वो। पटेल का बहुत क्लियर कट स्टैंड था। पटेल ने कहा देखो हमें कुछ नहीं पता, युद्ध करना है मतलब करना है। फाइनली माउंटबेटन ने इस शर्त पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया कि हम साइन तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां के हालात सामान्य होंगे हम वहां पे जनमत संग्रह कराएंगे, प्लेटिसाइड करवाएंगे, और उसके आधार पे जो वहां की जनता कहेगी वो हम करने, वो वैसा वहां का निर्णय होगा। फाइनली सिग्नेचर हुआ। अब ये जो सिग्नेचर हुआ ये 27 अक्टूबर को हुआ, क्योंकि 26 अक्टूबर को देर रात वो लोग पहुंचे थे, और 27 अक्टूबर को रात में 12 बजे के बाद ही 26 को रात में 12 के बाद सिग्नेचर हुआ, 27 हो चुकी थी। और सुबह दिल्ली के पालन और सफदरजंग एयरपोर्ट से सेना के जहाज उड़े और जम्मू कश्मीर पे कह सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस भारत युद्ध, उस ट्राइबल सेना और पाकिस्तान के जो सेना के गुप्त लोग थे उनके द्वारा, और इधर से युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इधर अब धीरे धीरे चूंकि युद्ध पे नियंत्रण भारतीय सेना हावी पड़ रही थी, धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना जो थी वो हार रही थी। उधर जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, जिन्ना ने अपने यहाँ के जो सेना प्रमुख थे जनरल ग्रेसी को बुलाया और बोला कि युद्ध करना है। जनरल ग्रेसी ने मना कर दिया कि देखो भाई ये हमारे अथॉरिटी के बाहर है, हमें अपने जो चीफ हैं उनसे पहले पूछना पड़ेगा। ऑकेन लेक थे उस समय वहां पे चीफ सिक्योरिटी। ऑकेन लेक से जिन्ना ने कहा कि आप बात करिए, तो ऑकेन लेक से बात करी। ऑकेन लेक ने कहा देखिए हम युद्ध नहीं कर सकते, दो राष्ट्र आपस में स्वतंत्रता के बाद लड़ना जाएं क्षेत्र को लेके, तो इसलिए तो वहां का भी अधिकारी एक ब्रिटिशर से, यहाँ का भी अधिकारी एक ब्रिटिशर से, जिसके अंडर में दोनों देश की सेनाएं हैं। अगर हम ये युद्ध लड़ते हैं तो इसका मतलब ब्रिटेन से युद्ध हो जाएगा, और हम ऐसा आपके चक्कर में, आपकी दुश्मनी के चक्कर में हम अपने रिसोर्सेस क्यों खराब करेंगे, हम क्यों लड़ाई लड़ेंगे। तो इस कारण से उन्होंने मना कर दिया। इधर तब जिन्ना ने क्या किया कि एक पत्र भेजा भारत सरकार को और बोला कि लाहौर आइए, हम बात करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तो नेहरू और माउंटबेटन रेडी थे जाने के लिए। पटेल अड़ गए, बोले हम क्यों जाएं, हमला उन्होंने किया, लड़ाई वो कर रहे हैं, बात करने हम क्यों जाएं। खैर पटेल तो नहीं गए, ना ही नेहरू गए, लेकिन माउंटबेटन वहां गए और फाइनली ये तय हुआ कि वहां पे प्लेटिसाइड करवाया जाएगा। तब तक इधर 2 नवंबर को एक बहुत ही गजब का भाषण दे डाला। ये 1 नवंबर को बैठा कोई, 2 नवंबर को इधर नेहरू जी ने एक भाषण दे डाला। उस भाषण में, अब चूंकि नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे तो उनका वैसे भी कश्मीर से एक अलग लगाव था, एक अलग जुड़ाव था। इन्होंने 2 नवंबर को एक भाषण दे डाला कि देखो जम्मू कश्मीर हाल की स्थितियों को देखते हुए भारत में आ गया है, बाकी जनमत संग्रह से ही उसका अंतिम फैसला होगा। अब ये बिल्कुल कहते हैं कि इस भाषण के बाद से कश्मीर भारत से निकल गया, इसके पहले तक कश्मीर के भारत में आने की स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। कहते हैं कि ये भाषण हुआ और उसके बाद से स्थितियां हमारे हाथ से निकल गई। 2 नवंबर को ये भाषण हुआ। खैर माउंटबेटन का तो चूंकि क्लियर स्टैंड था कि फाइनली हमको प्लेटिसाइड वहां कराना है ही। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र आता है। यूएन में नेहरू जी ने एक कंप्लेंट लगाई। 2 तरह की कंप्लेन होती है, एक चैप्टर 6 के तहत और एक चैप्टर 7 के तहत। तो यहां आपको ये अंतर समझना होगा कि चैप्टर 6 से अगर आपने कोई कंप्लेन करी है तो यूएन जो आपको निर्णय दे देगा वो मानने के लिए दोनों राष्ट्र बाध्य होंगे। लेकिन अगर चैप्टर 7 के तहत कोई कंप्लेन की गई है तो वो जो निर्णय देंगे वो आप चाहें तो माने और चाहे तो ना माने। यूएन का रेजोल्यूशन आया, देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन हम साथ लेकर आए हैं। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का आपका रेजोल्यूशन आया। इसमें लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन प्लेबिसाइड रिक्वायर्ड पाकिस्तान टू फर्स्ट विथड्रॉ फ्रॉम कश्मीर।
इसमें कहा गया कि पाकिस्तान, इसमें दो तीन बातें बहुत प्रमुख रूप से कही गई, जिनको वन बाई हम लोग वन बाई वन देखते हैं। यूएन का जो रेजोल्यूशन आया, यूएन रेजोल्यूशन में तीन चीजें बहुत प्रमुख रूप से कही गई। एक सबसे पहली बात कही गई सीज फायर, है ना। ये जो रेजोल्यूशन आया ये आपका आया था 1948 में, है ना। 21 अप्रैल 1948 को ये रेजोल्यूशन आया और इसमें तीन बातें प्रमुख रूप से कही गई। एक तो सीज फायर, अर्थात अब संघर्ष विराम कर दिया जाएगा और जहां पे जिसकी सेनाएं होंगी उसी को हम लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी मान लेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो इसमें कही गई ये था ट्रीज एग्रीमेंट, या कई बार इसको ट्रूज एग्रीमेंट लिखा मिल जाएगा आपको। ट्रीज एग्रीमेंट, ट्रीज एग्रीमेंट में क्या था, क्योंकि भारत ने इतने सबूत दे दिए थे यूएन को कि पाकिस्तान को यूएन में मानना पड़ा था कि हाँ वहां पे हमारे ट्राइबल्स हैं, वहां पे हमारी सेना है। तो इनने कहा कि पहले तो आप जो आपके ट्राइबल्स हैं, जो आपके मुस्लिम सेना है, ट्राइब्स जो गई है, इसको आप वापस लें। दूसरा, जो आपके पाकिस्तानी सैनिक हैं, सेना है, उसको आप वापस लें। जब उपरोक्त तो दो कंडीशन आप पूरी कर देंगे तब तीसरी कंडीशन होगी भारत धीरे धीरे स्थितियों को देखते हुए अपनी सेना को वापस पीछे लेगा। ये तीन बातें कही गई ट्रीज एग्रीमेंट। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी रेजोल्यूशन की, इसमें कहा गया कि जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तब वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां पे जनमत संग्रह होगा, प्लेबिसाइड होगा और उस प्लेबिसाइड के द्वारा निर्धारण हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रक्रिया थी ये इतनी आपकी यूएन के रेजोल्यूशन में कही गई। फाइनली 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर हो गया, अर्थात जो लगभग कह सकते हैं कि 1/3 भाग या और 1/4 कह लें, ये पाकिस्तान के पास पीओके के रूप में रह गया और जो बाकी का 2/3 या कह सकते हैं कि 3/4 भाग, 1/4 अगर इधर माने तो 3/4 भाग भारत के पास रह गया। इस कंडीशन पे हमारा यहाँ पे 31 दिसंबर को संघर्ष विराम हुआ, 31 दिसंबर 1948 को, है ना। ये संघर्ष विराम हुआ। अब इसमें इसको चूंकि कश्मीर में विलय पत्र तो साइन हो ही चुका था, मतलब कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान माने ना माने हमसे उससे लेना देना थोड़ी है। तो ये हुआ कि भाई जो भी इसके लिए प्रावधान करने हैं उसको हम संविधान में ही कर लेते हैं, अलग से उसके लिए क्या कहानी करनी, संविधान में ही लिख लो जम्मू कश्मीर के लिए क्या करना है। चूंकि नेहरू ये बता चुके थे कि भैया प्लेबिसाइड होगा या तुम्हें अलग से दर्जा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक रोल बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, एमयू से एमएससी किया और उसके बाद ये हरि सिंह के यहाँ नौकरी के लिए गए। तो ऐसा उस समय कहते हैं कि उनके राज्य में केवल हिंदुओं को जॉब दी जाती थी, ऐसा एक वो था, बाकी सेना उनकी पूरी लगभग मुस्लिम थी, है ना। शेख अब्दुल्ला को नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया कि एक पार्टी बना ली, इन्होंने उनके अगेंस्ट एक पार्टी बना ली और जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा दिया गया था। शेख अब्दुल्ला और नेहरू काफी अच्छे मित्र थे। तो जब आपका ये कश्मीर अभियान हुआ ट्राइबल्स वाला, इस पूरे संघर्ष के दौरान जो प्रमुख नेतृत्व था वो किसका रहा, शेख अब्दुल्ला का। इनको जेल से रिहा करवा दिया गया और इनको सारे पावर दिलाए गए नेहरू के द्वारा जबरदस्ती, किससे, हरि सिंह से। और इन्होंने ही कहते हैं कि उस पूरे अभियान को लीड किया शेख अब्दुल्ला के बेटे हुए आपके फारूक अब्दुल्ला के बेटे हुए उमर अब्दुल्ला, है ना। तो ये जो शेख अब्दुल्ला थे, अब यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर आता है 1952 में एक दिल्ली समझौता होता है ना। दिल्ली समझ और दिल्ली समझौता दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो दिल्ली समझ है वो 1949 में हुई थी और इसके तहत जम्मू कश्मीर से 4 लोगों को संविधान सभा में लिया गया था विशेष प्रस्ताव के द्वारा। 1949 में एक दिल्ली समझ कहते हैं इसको, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझ अलग अलग चीजें हैं, आगे हम लोग दिल्ली समझौता भी देखेंगे। दिल्ली समझ में एक क्या चीज की गई कि विशेष प्रस्ताव के द्वारा 4 लोगों को संविधान सभा में आपके ले लिया गया। कौन से 4 लोग थे, तो
एक तो आपके शेख अब्दुल्ला थे, दूसरे मिर्जा अफजल बेग, तीसरा एक व्यक्ति था मसूदी, और चौथे थे आपके मोतीराम बागड़ा। इन 4 लोगों को संविधान सभा में लिया गया और इसके बाद इन्हीं सब की आम सहमति से, या कह लें संविधान सभा की आम सहमति से, संविधान सभा में देखिए वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि संविधान सभा का कहना था कि वोटिंग से मतभेद उत्पन्न होता है। इससे बढ़िया ये है कि कल के ये कोई बात ना हो कि ये कांग्रेस लाई थी, ये फलाना लाया था, ढिकाना लाया था। इसलिए जो भी चीज हो ये हो कि संविधान सभा लाई थी, इसलिए सहमति से सारे काम होने थे, जो भी आर्टिकल्स जोड़ने थे। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 306A जोड़ा गया, जो बाद में फाइनली आपके फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो आया भारत का 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 370 के रूप में आपका आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 370 प्रमुख रूप से क्या था, है ना। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 370 को। अनुच्छेद 370 के 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 371, 372, 373। अब जो आपका 371 है इसके भी 4 क्लॉज हैं। इसके भी आपके 4 क्लॉज। तो अब 370 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 370, तो इसमें 3 क्लॉज हमने आपको बताया और इसके फर्स्ट क्लॉज के भी 4 सब क्लॉज हैं। सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है, अर्थात 370 के 1 का ए, ये कहता है कि आर्टिकल 238 के जो प्रावधान हैं वो जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू नहीं होंगे, है ना। देखिए भारतीय मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन था, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे भाग 6, 7, 8, 9 4 भाग जोड़े गए थे। इन चारों भागों में 4 प्रकार के राज्य थे। इसमें कैसे राज्य थे, तो जो सामान्य राज्य थे, जो डायरेक्ट हमने ब्रिटिशर्स से लिए थे, वैसे राज्य थे। ये जो भाग 7 था, इसमें कुछ विशेष राज्य थे, है ना। ऐसे विशेष राज्य जो गाजर नहीं खा रहे थे, जो नहीं मान रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो उनसे कहा गया चलो ठीक है, तुम 10,000 तक सेना भी रख लेना। और क्या चाहिए, प्रीवी पस चाहिए, चलो ठीक है। कहीं हमको राज्य प्रमुख का दर्जा चाहिए, कहीं वो भी ठीक है, तुम रख लो। तो ये अनुच्छेद 238 के तहत कुछ प्रमुख राज्य बताए गए, तो वो राज्य थे इसमें। और जो 8 था, इसमें कहा गया था चीफ कमिश्नरी स्टेट, है ना। अर्थात जो जैसे आपका हो गया दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, कुछ ऐसे स्टेट थे, वो इसमें आ गए आपके। जो भाग 9 था, इसमें अंडमान निकोबार को रखा गया था अलग से, बिल्कुल, है ना। बाद में यूटी में सारे आ गए, संविधान संशोधन हुआ 1956 में 7वां, और भाग 7 भाग 9 डिलीट ही कर दिए गए, हटा ही दिए गए। तो जब इनको सेना वेना मिली थी तो बहुत खुश थे, इनको चिढ़ाया करते थे, यार तुम लोगों के पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो सेना है। तो जब 7वां संशोधन हुआ तो 1956 में, तो इनका ये सब छिन गया, तो ये भी चिढ़ाने लगे कि अब तो हमें तुम में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो ये लोग कह रहे थे हमारे साथ धोखा है। तो सरकार ने कहा क्या धोखा है, ये तो लिख सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, जब लिखने का अधिकार हमारा है तो हटाने का अधिकार भी हमारा है। तो इस तरह से वो बाद में हट गया। फिर बाद में जो आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया और उसमें पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारी समिति, ये 3 प्रावधान भाग 9 में कर दिए गए। तो एक तो सबसे पहली बात कि आर्टिकल 238 के प्रावधान इसमें लागू नहीं होंगे। सब क्लॉज 1 के बी में क्या कहा गया, सब क्लॉज बी में आर्टिकल 371 का क्लॉज ए, उसका सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भारतीय संसद के अधिकार, भारतीय संसद के अधिकार, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भारतीय संसद के कौन कौन से अधिकार होंगे। तो इसमें वही 3 चीजें वर्णित थी, कौन कौन सी, एक आपका विदेश सेवा, सुरक्षा और संचार। हाँ, संचार बोले तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ आता है इसमें, है ना, संचार में। तो ये था। इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रावधान थे, मतलब कुछ अलग अगर विधियां बनानी है तो इन्हीं 3 विषयों से। और अगर ये कंफ्यूजन होगा
कि ये कोई मुद्दा इन 3 से जुड़ा है या नहीं, तो बैठ के हम कॉन्फ्रेंस कर लेंगे किसके साथ, वहां की संविधान सभा के साथ या विधानसभा के साथ। अब उसके बाद सी क्या कहता है, सी कहता है कि इसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई और आर्टिकल लागू नहीं होगा, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य में केवल या तो आर्टिकल 1 लगेगा या तो आर्टिकल 370 लगेगा, इसके अलावा संविधान का कोई भी अनुच्छेद इसमें लागू नहीं होगा। अब डी क्या कहता है, 370 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी, डी कहता है कि यदि कोई और आर्टिकल लागू करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति आदेश निकालेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति आदेश निकालेगा। और ये आदेश किसके रिकमेंडेशन पे निकलेगा, तो वहां की विधानसभा की रिकमेंडेशन पे, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके रिकमेंडेशन पे आपका राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा यदि कोई अलग आर्टिकल लागू करना है तो। 370 का 2 क्या कहता है, 370 का 2 कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग संविधान होगा, ठीक है। इसी के तहत आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहे थे कश्मीर में जाके, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। उनका कहना था कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और उसी आंदोलन में उनकी मृत्यु हुई। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन होते तो ये कहा जाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है ना। तो ये इन्होंने कहा कि हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना झंडा होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 2 में कहा गया। और जो 370 का सब क्लॉज 3 है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सब क्लॉज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 370 का 3 कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर, जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति का आदेश आएगा और उसके द्वारा इसको हटाया जा सकेगा। मतलब अगर 370 को हटाना है तो वहां की संविधान सभा सिफारिश करेगी, किससे, राष्ट्रपति से, और इसके आदेश पर ही ये हटेगा। ये है आपका आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को पृथक राज्य का दर्जा देता था। अब आर्टिकल 370 अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अभी आपको बताया कि यहाँ पे राष्ट्रपति को आदेश निकालने की शक्ति है अन्य अनुच्छेदों को लागू करने के लिए, किसी और प्रावधान के लिए। ये जो राष्ट्रपति के आदेश आए समय समय पे, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण आदेश आया था 1954 में। वो कह सकते हैं कि आपका मैग्ना कार्टा बना जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या था आदेश। उस आदेश के लिए देखिए, उस आदेश की सबसे प्रमुख बात आपको बताते हैं क्या थी। आपने देखा होगा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 35A, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डालिए, आपको कहीं आर्टिकल मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो आर्टिकल 35A था, ये 1954 का जो राष्ट्रपति का आदेश था, किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उस आदेश में इस आर्टिकल को जोड़ा गया। और इसी आर्टिकल में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसे हम कहते थे कि यहाँ का आदमी कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता, लेकिन कश्मीर का आदमी यहाँ ले सकता है। पाकिस्तान का नागरिक वहां रहेगा तो इजीली उसको डोमिसाइल मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन भारत का नागरिक 50 साल भी रहेगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ऐसे कुछ प्रावधान थे इसमें 35A में, और इसको बैकडोर से लाया गया था, राष्ट्रपति के आदेश से चुपचाप से जोड़ दिया गया, किसी को पता भी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन आप पूरा ढूंढ डालेंगे, आपको 35A कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा लाया गया था। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बना दे रहा था। अच्छा, इसके पीछे का कारण ये था कि वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो ये चाह रही थी कि डेमोग्राफी ना गड़बड़ हो। ऐसा ना हो कि पटेल ऐसा करे कि पता लगा यहाँ पे 50% 60% हिंदू लाके बसा दिया, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और यूपी लाके छोड़ दिया। अब फिर उसके बाद जो है यहाँ प्लेबिसाइड करा दिया, तो यहाँ जब प्लेबिसाइड होगा तो पता लगा वो तो भारतीय के साथ जाना चाहेंगे। तो ये डेमोग्राफी गड़बड़ ना हो, इसलिए आपके इस तरह के प्रावधान उस समय ये किए गए। अब देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से विशेषाधिकार खत्म किए गए और उनका क्रम क्या था, है ना। तो देखिए, सबसे पहले 5 अगस्त को जो हुआ, 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले एक ये आदेश निकाला गया,
राष्ट्रपति का आदेश सुबह सुबह, जिसे गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में पढ़ के सुनाया। इस आदेश में क्या कहा गया था? तो इस आदेश में वही सारी बातें जोड़ी गई जो आपके 1954 के अधिकार में प्रदत्त थी। अब देखो चीजें इतना सीक्वेंशियल हो रही हैं, पहले वाले से दूसरे वाले के लिए पावर लाए, दूसरे वाले से तीसरे वाले के लिए पावर लाए, और तीसरे वाले से 370 खत्म हो गया। ये तैयारी कम से कम 1 साल की थी। अगर आप सोच रहे हैं कि महीने 2 महीने या 2019 चुनाव जीतने के बाद की रणनीति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी तैयारियां कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले से थी। कम से कम उस दिन से थी जब राज्यपाल शासन लगा था, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे, तब 1-2 लोगों ने निर्धारित कर लिया था कि अब 370 को खत्म करना है। देखिए उसके थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि जून में सत्यपाल मलिक को वहां पे राष्ट्रपति बनाया जाता है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी थी चुनाव में कि अगर वो किसी पार्टी को समर्थन देती है तो सरकार बनेगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई और अपना समर्थन वापस लिया, पीडीपी की सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो राज्यपाल ने वहां के जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत वहां पे राज्यपाल शासन लगा, जिसकी अवधि मैक्सिमम 6 महीने हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती है ना। और संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान पहले 65-66 में लगातार जो संशोधन हुए तो उसके द्वारा 356 को लागू कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में, राष्ट्रपति शासन। उसके पहले ये लगता नहीं था, लेकिन बीच में संशोधन हुए और 356 को वहां लगा दिया गया। अब हुआ क्या कि जब 6 महीने पूरी हो गए दिसंबर में, तो यहाँ के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी कि मैंने भली भांति से देख लिया है कि अभी यहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में कोई नहीं है, अब यहाँ के संविधान के अनुसार तो इसको आगे नहीं रखा जा सकता, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 356 के तहत अब वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया। अभी तक राज्यपाल शासन चल रहा था जून से दिसंबर, अब दिसंबर 2018 को वहां पे क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। और 356 के तहत एक व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वहां की विधानसभा का कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, और उस प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया किसको? संसद को। किसको नियुक्त कर दिया? संसद को। अब जो वहां की विधानसभा है वो वहां की विधानसभा नहीं है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? संसद है। अब 5 अगस्त 2019 को जो सबसे पहला आदेश आया वो आदेश ये था कि भाई देखो, राष्ट्रपति महोदय ने 1954 के आदेश को जो है खारिज करते हुए एक नया जो है आपका आदेश निकाला है। वो क्या था आदेश? तो उसमें कहा गया कि इस आदेश के द्वारा 1954 के समस्त प्रावधानों को खारिज किया जाता है, वो भी उन सभी संशोधनों के साथ जो समय समय पर किए गए। वो प्रावधान हो गया खारिज। दूसरी जो पेच फंसने वाली बात थी, तो कहा गया कि अब से जो वहां की संविधान सभा है उसे विधानसभा कहा जाएगा। मतलब जो एक पेच फंसना था कि संविधान सभा तो तब बनी थी, संविधान बन गया वहां का, अब संविधान सभा खत्म हो गई, लोग भी मर गए, अब संविधान सभा कहां से लाएं कि वो सिफारिश करे राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि अब जो संविधान सभा है वो क्या बन गई? विधानसभा। अब जरा देखो, वहां की संविधान सभा क्या है? विधानसभा है। और दिसंबर 2018 में क्या कर दिया गया है? विधानसभा बराबर संसद 356 के तहत। मतलब कि संविधान सभा बराबर क्या हो गई? संसद। और संसद आपको पता है क्या किसके हाथ में थी, है ना? तो A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C। इतना तगड़ा दिमाग लगाया गया। संविधान सभा विधानसभा बनी और विधानसभा संसद है। तो राष्ट्रपति महोदय ने एक आदेश निकाला जिसमें कहा गया कि भैया अब जो आपका 1954 का आदेश था, समय समय पे जो संशोधित हुआ, समस्त संशोधनों के साथ उसको खारिज किया जाता है। जो वहां की संविधान सभा थी अब वो यहाँ की क्या बन गई? विधानसभा बन गई। और विधानसभा संसद ऑलरेडी बन चुकी थी। ये आदेश सबको पढ़ के सुनाया गया। अब अमित शाह जी ने कहा कि देखो ये तो क्या था? सिर्फ सैंपल था, ये नमूना था। अब आगे हम 2 चीजें लेकर आए हैं। इन 2 चीजों पे आगे हमको बात करनी है, जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। अब राज्यसभा में 2 आपके संकल्प पेश किए गए। जो 2 संकल्प अंतर संबंधित थे, अर्थात उनको साथ ही साथ पास करना था। अब एक से लाए थे दूसरे के लिए शक्ति और दूसरे से लाए तीसरे के लिए शक्ति। दूसरे संकल्प में कहा गया कि चूंकि वहां की जो विधानसभा है वो क्या बन चुकी है? संसद। इसलिए ये संसद अगर अनुमति दे दे, विधानसभा अनुमति दे दे, तो राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं
कि आर्टिकल 370 को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब संविधान सभा तो है नहीं, तो सहमत के कौन देगा सलाह, विधानसभा। और विधानसभा क्या बन चुकी है, संसद। अर्थात संसद ने क्या कर दिया कि एक ऐसा संकल्प बनाया कि यदि सब लोग इसको बहुमत से पारित कर दें तो राष्ट्रपति महोदय 370 को खत्म कर देंगे। ये 370 के लिए किया गया। अगले ही उसमें क्या कहा गया, इसी से जो जुड़ा हुआ संकल्प था उसमें कहा गया कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का पुनर्गठन करने से पहले वहां की विधानसभा से सहमति लेना, मतलब पूछना जरूरी है, उसको जानकारी देना जरूरी है, इसलिए ये पूछा जाता है कि क्या जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब आपको पता है कि संसद क्या है, किसके पक्ष में है, क्या होंगे। ये दोनों रेजोल्यूशन क्या हुए, धूमधाम से पास हो गए। राज्यसभा से पास हुए, लोकसभा बिल्कुल बगल में क्लासरूम 2 है, वहां से लोकसभा से पास हो गए। उन्होंने कहा भाई आधे घंटे का टाइम है, फटाफट पढ़ लो। 58 पेज का फिर से बिल आ रहा है राज्य पुनर्गठन का। ये एक ही दिन में प्रक्रियाएं हो रही, बैक टू बैक। सुबह राष्ट्रपति का आदेश, तुरंत आधे घंटे बाद ये तुरंत आपका ये 2 रेजोल्यूशन जैसे ही ये पास हुए, अमित शाह जी भाग के गए, तुरंत राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करवाया फटाक से, और 58 पेज का राज्य पुनर्गठन का बिल आ गया जम्मू कश्मीर राज्य का। अब समझने वाले समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। 58 पेज का बिल है, अमित शाह जी कह रहे हैं भैया आधे घंटे का समय है, फटाक से इसको पढ़ लो, इसको तुरंत पास करना है। और जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन कर दिया गया। इस राज्य पुनर्गठन में क्या किया गया, कुछ उसके जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है उनको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के कुछ मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना दिया गया यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक बना दिया गया जनरल यूटी, है ना। जो यूटी विद लेजिस्लेटिव होता है, यहाँ पे अपनी इनकी विधानसभा होती है, और जो यूटी होता है यहाँ पे विधानसभा नहीं होती, लेफ्टिनेंट जनरल अर्थात इसे हम लोग कहते हैं उपराज्यपाल, ये यहाँ पे शासन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन दोनों का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एक ही होगा, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर है ये आपका क्या बन गया, यूटी विद लेजिस्लेटिव, अर्थात यहाँ विधानसभा तो होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी रहेगा, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि पांडिचेरी है। और इसी प्रकार यूटी किसको बनाया गया, लद्दाख को बनाया गया। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, है ना। आपने देखा होगा कि भारतीय संसद में लोकसभा की सीटें 552 हैं, लेकिन चुनाव कितने पे होता है, 545 पे। ये 7 सीटें कौन सी हैं, तो ये वही पीओके वाली 7 सीटें हैं जो हम छोड़ देते हैं, है ना। ये मानते हैं कि जब वो भारत में आ जाएगा तो इन 7 सीटों पे चुनाव करा लेंगे, अभी जितनी हमारे पास है उतने पे हम चुनाव कराते हैं, है ना। तो ये प्रोविजंस रहे, और इस प्रकार से क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो अब पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया, है ना। अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम पूरा एक एक चीज क्लासिफाइड करेंगे आपको, कि जो पूर्व में जम्मू कश्मीर था उसकी विधानसभा और लोकसभा की सीटें क्या थी वहां की शासन प्रणाली, और 370 खत्म होने के बाद, राज्य पुनर्गठन होने के बाद अब वहां की शासन प्रणाली में क्या परिवर्तन आया, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, लेफ्टिनेंट जनरल कैसे काम करेगा, क्या होगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक छोटा सा वीडियो अप्रॉक्स 30 मिनट का आएगा, उसमें ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 समझ लेंगे। आशा करते हैं आपको एक पूरा बैकग्राउंड समझ में आया होगा जम्मू कश्मीर राज्य का, और ये भी लगभग में आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे हम जम्मू कश्मीर के लिए आगे संसद में प्रस्ताव लाए हमारे गृह मंत्री जी, और उसके द्वारा उनके द्वारा भारत में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मिला लिया गया। जो उसका विशेष राज्य का दर्जा था वो किस प्रकार से खत्म हो गया। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ज्वलंत मुद्दा है, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, और मे बी पॉसिबल 1-2 क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में पूछा जाएगा ही जाएगा, है ना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, आज से हमारे संस्थान को 1 वर्ष हुए हैं, 1 वर्ष पूर्ण हुए वन टीम संस्थान को। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम पे विश्वास दिखाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।